हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण के गुणनखंड के मूल कैसे, गुणनखंड विधि द्वारा हम मूल कैसे निकालते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक के एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग हल करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम मूल निकालते हैं, क्या किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि मूल हम किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, एक बार पुनः याद दिला देते हैं आप लोगों को। जैसे दे दिया जाए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो हमें क्या करना होता था गुणनखंड विधि में? हम मध्य पद को दो पार्ट में तोड़ते थे, p और q में। ठीक, p और q में तोड़ने के लिए हमें करना क्या होता था कि इनका प्रोडक्ट, p और q का प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो a और c का प्रोडक्ट है। ठीक, p और q में तभी टूटेगा जब ए और सी का भी प्रोडक्ट वही होगा जो इन दो पी और क्यू का भी प्रोडक्ट होगा। अगर ये ऋणात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यही एक लॉजिक है इसका मध्य पदों को तोड़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। तो हमें b क्या मिला? -3, और -3 को हमें p प्लस q में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? p और q में। तो p और q में टूटेगा कैसे? अगर हम इस यहाँ के गुणांक और इसका गुणांक आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 10। अब इस 10 को दो पार्ट में तोड़िए, तो 10 को हम 5 दूनी 10 में तोड़ सकते हैं, या तो 10 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं। अब बताइए, क्या इसे जोड़ने या घटाने पर 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसे जो घटाने पर 3 मिलेगा, जोड़ने पर 7 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 जो होगा, अब यही तो बना हमारा p और q, यही दोनों होता है। ठीक, लेकिन अब हमें q का वैल्यू कौन रखना है? ये रखना है 5 + 2। अब देखिए, हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ऋणात्मक वैल्यू चाहिए। तो ऋणात्मक वैल्यू हमें -5 रखेंगे तभी होगा। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या लिख सकते हैं? -5 और 2 में लिख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हो क्या जाएगा? मध्य पद विधि। ठीक, तो समीकरण क्या बनेगा? x² माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। तो लिख सकते हैं 3 को क्या लिखें? -5x माइनस प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x। तो x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी सवाल में? -10 है, यहाँ पर भी क्या है? -10 है। तो ये भी क्या मिलना चाहिए? -10, तभी ये दोनों गुणा होने पर मिलेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस होगा। ठीक, कह रहे हैं कहीं मिस्टेक है। तो यहाँ से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, एक ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या होगा? ये दो गुणनखंड मिल गए, दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे? बारी बारी से 0 करेंगे। तो बारी बारी से 0 करिए तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिला? 5, या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिला? -2। ये जो दोनों मिले हैं ये समीकरण के गुणनखंड के मूल हैं। तो कहेंगे क्या? अतः x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल क्या मिला? 5 और -2 हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ना? चलिए नोट करिए इतना।
नोट करें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 दिया गया है। तो इसे हमें ब्रेक करना है दो पदों में मध्य पदों विधि द्वारा। मध्य पद विधि, तो मध्य पद विधि क्या कहता है, इसी x को तोड़ना है। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, -6 गुणे 2 बराबर 12। अब इस 12 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है, या तो कर सकते हैं 4 गुणे 3, या तो 6 गुणे 2, या तो 12 गुणे 1। इसी इतने पद में टूट सकता है कि और कोई किसी इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किसे, क्या इन दोनों को घटाने पर 1 मिलेगा? नहीं, इन दोनों को घटाने पर 1 मिलेगा, इन दोनों को घटाने पर 1 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो यक्स है 4 - 3 बराबर 1। इस 1 की जगह हम 4 - 3 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं? तब हमारे पास गुणनखंड क्या बन जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 होगा। बताइए, होगा ना? तो आगे देखते हैं, क्या इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2x है तो x माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन है, -3, तो x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या मिला, x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया हमको 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 कर लेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, -2, या 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो अतः इसके दो गुणनखंड मिले। ठीक है, बात क्लियर है, समझ आई? अगर समझ आया तो चलिए अगला देखते हैं, एक का तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में भी क्या करना है, मध्य पद वाला है, मध्य पद विधि। ठीक, मध्य पद विधि है। तो मध्य पद विधि में हम करेंगे क्या, 5 कड़ी में 2 × कड़ी में 2 बराबर 10। अब इस 10 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं, तो क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2 या 10 गुणे 1। तो क्या इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा? जोड़ने पर ही मिल जा रहा है। तो चलिए आगे हल करते हैं, देख लेते हैं। कड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेते हैं। कड़ी में 2x प्लस 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या इस दो को हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना? तो अगर एक कॉमन हो जाए इसके साथ तो एक बचा होगा, तो हम कह लें कि कड़ी में 2 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचा है यहाँ पर, एक कड़ी में 2 बचा है कि नहीं? तो कड़ी में 2x प्लस 5 = 0। तो एक ब्रैकेट में क्या मिला, कड़ी में 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब बारी बारी से हम 0 कर लेते हैं। तो कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x कड़ी में 2x बराबर -5, x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बाई कड़ी में 2, या x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो नोट करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में जो पार्ट इसका 3 हो गया, 4 और 5 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो नोट करिए इसको। पहले का चौथा पार्ट, तो यहाँ पर भी क्या लगाना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा इसका द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लगाएंगे मध्य पद विधि द्वारा, मध्य पद विधि।
तो मध्य पद विधि में हम करते क्या थे कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पहले यहाँ ध्यान देखिए कि ये इसका मल्टीप्लाई करना बटे मिलेगा, तो हम क्या करें, सभी का एलसीएम लेकर इसे इधर पक्षांतर करके जीरो कर दें। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ये मिल गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 16। अब 16 को हम कितनी पार्ट में तोड़ सकते हैं, 16 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे 4 तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 4 हो गया और 16 गुणे 1 हो गया। और किसी में टूट सकता है जी, नहीं टूटेगा। तो चलिए छोड़ देते हैं, देखते हैं इसी से मिल जाता है हमारा। तो इन दोनों को जोड़ने पर तो हमें 8 मिलेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 8 मिलेगा। तो क्या दोनों को माइनस कर हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, अगर कहें -4 बराबर -8, क्या -4 गुणे -4 बराबर 16 नहीं होगा, तो 16 भी मिल गया और -8 भी मिल गया। तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे क्या 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसमें फैक्टर हो सकता है कि नहीं, तो फैक्टर हो गया। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसमें से, 4x कॉमन है, तो 4x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, -1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0 मिला। अब क्या हो जाएगा कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, या 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो दोनों के मूल क्या हैं, दोनों मूल आपस में समान है कि नहीं, तो ये तो इसके अतः लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 1/4 और 1/4 है, ठीक है। तो पांचवा इसी का पार्ट देख लेते हैं। तो पांचवें पार्ट में क्या करना है, कुछ खास नहीं करिएगा, सिंपल सा है, देख लीजिए। क्या करेंगे कि इन दोनों के जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 100 को हमें तोड़ना है, तो 100 को तोड़ सकते हैं 25 गुणे 4 तोड़ सकते हैं, और 10 गुणे 10 में इन दोनों को जोड़ने पर क्या 20 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 10x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन है 1 कॉमन है, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0, ये भी समान मूल दिखाई दे रहे हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसके भी द्विघात समीकरण के मूल क्या मिले 1/10 कमा 1/10, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि उदाहरण में दिए गए समस्या को हल कीजिए। तो पहले अभ्यास में हम आपको बताया था कि पहले अभ्यास में हमारे पास क्या है, सिर्फ हम लोग क्या करते थे, द्विघात समीकरण बनाते थे, उस समस्या को हल नहीं करते थे, उसके मूल नहीं ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें मूल ज्ञात करना है। तो वही कहा है कि क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण था हमारे पास, उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन बना था हमारे पास, द्विघात समीकरण बने थे, उसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने मीन्स हल करना है। तो हल कर रहे हैं, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन करते। चलिए x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चलिए हल करते हैं, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए समीकरण लिखा गया, तो हम करेंगे क्या, इसके गुणांक और इसका गुणांक का क्या मल्टीप्लाई करेंगे 324। अब 324 का हमें फैक्टर छोटा होता था तो हम डायरेक्ट फैक्टर उसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है बड़ा फैक्टर, तो इसका क्या निकाल ले लेस है, तो 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2 6 2
2 से 8 1, अब किससे 3 से 27, 3 से 9, 3 और 3, तो गुणनखंड कितने मिल गए? अगर हम इन 3 का जोड़ा बना ले तो 2 1 कम 2, 4 3 12, और इधर बनाए तो कितना 3 9 27। क्या इसमें फैक्टर करने पर ये बनेगा 45 मिल पाएगा? नहीं मिल रहा है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 प्लस 18 45 होगा? नहीं होगा। तब अब बनाते हैं फैक्टर, तो बनाइए क्या होगा? इतना देखते हैं कि ये 9 चौका 36 गुणे 9, जोड़ें गुणा करें में तो मिल ही जाएगा, जोड़ते हैं तो 45 मिल गया। तो हमें क्या मिला? इसका फैक्टर बहुत से करने के बाद हमें मिला 9 और 45 मिला। तो अब हमें चाहिए ये 45 माइनस में, तो क्या हम इन दोनों को माइनस लिख सकते हैं? माइनस और माइनस गुणा करने पर तो -336 गुणे -9 बराबर 324 तो मिलेगा, ये भी मिल गया। तो हम इसका फैक्टर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 45 का क्या 36 x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 36। यहाँ से क्या कॉमन है? 9 x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ से क्या है? x माइनस 36 बराबर, और क्या हो जाएगा? x माइनस 9 बराबर 0। अब इसका क्या है? 2 फैक्टर मिल गया। दोनों फैक्टर को क्या करें? बारी बारी से 0 के बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 36 मिल गया, मिला कि नहीं? और या x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला? 9। तो समीकरण के मूल क्या मिले? 36 और 9। कितना मिले? 36 और 9। ठीक है, ये हो गया हल। तो क्या आप लोग इसका हल कर सकते हैं? बताइए, करिएगा इसका हल, और हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका फैक्टर किस में टूटेगा। ठीक है, तो इसे तोड़ लेंगे आप लोग किस में? -30 और -25 में। ठीक, हल करिएगा और बताइएगा कि आया कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 थे। तो दो संख्या ज्ञात करना है, तो एक संख्या 27 योग दिया गया, तो एक संख्या x मान लें, दूसरी संख्या 27 में से घटा दें, तो हल क्या हो जाएगा? माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा कि नहीं? बताइए। अगर कुल संख्या 27 है तो एक लोगों के पास 27 होगा, तो दूसरे पास क्या होगा? 27 माइनस x होगा कि नहीं? अरे बाबा, आप लोगों के पास 27 रुपया, दो लोगों के पास 27 रुपया है, दोनों के पास जोड़ने के बाद 27 रुपया है, तो एक लोगों के पास 5 रुपया है, तो दूसरे के पास 27 में से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना है। तो वही तो हम भी किए हैं कि 27 कुल था, एक को x दे दिए, तो दूसरे को 27 माइनस x होगा। फिर आगे क्या कहा है कि प्रश्नानुसार में क्या कहा है? दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 182। तो दोनों संख्या है क्या? x माइनस 27 माइनस x बराबर 182। गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 27 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 82। अब सभी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हमारे पास मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसे हमें फैक्टर करना है, तो 182 को तोड़िए, 182 को फैक्टर कर देख लेते हैं क्या मिलता है? 182 2 से 9 1 किसे घटेगा? 7 से
13 एक, तो 14 और 13, 14 और 13 में तोड़ लें, हमें क्या चाहिए -27, तो दोनों को हम क्या कर लें माइनस कर लें, तो x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। क्या कॉमन है यहाँ से, x कॉमन है, x माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो x माइनस 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या मिला जी x माइनस 14 मिला, दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ x माइनस 13 बराबर 0। ये जब दो गुणनखंड मिले, इन दोनों गुणनखंड को हम क्या करें बारी बारी से 0 कर लेते हैं। तो यहाँ करके दिखा दें, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो हम कह सकते हैं एक को 14 मिला होगा तो दूसरे को 27 में से घटाएंगे तो 13 मिलेगा, या तो इसको पहले को 14 मिला होगा या दूसरे को 13, तो वो दो संख्या क्या मिल गई 13 और 14 मिल गया। ठीक है, बात समझ आई, तो नोट करिए। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो दो क्रमागत क्या होता है, ऐसी संख्या जो क्रम से आए, ऐसी संख्या जो क्रम से आए। क्रम से आने का मतलब अगर 1 आया तो अगली बार 2 आएगा, 4 आया तो 5, 10 आया तो 12, 11। ठीक, ये क्या है क्रमागत संख्या है, मीन्स क्रम से आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी हमें दो संख्याएं माननी है। तो दो संख्या क्या मान सकते हैं, एक संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, तो हल क्या हो जाएगा, हल में माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा। ठीक, ये दो संख्या मान लिए, तो दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है कि वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 365 दिया गया है। तो दोनों संख्याएं हैं क्या, इसका वर्ग क्या हो जाएगा x² प्लस इसका वर्ग क्या हो जाएगा जी x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 365। हल कर लें, थोड़ा सा हल करते हैं, तो x² a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। इसे इधर ला दें, तो 2x² प्लस 2x माइनस 64 बराबर 0। दो सभी में से कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 182 अभी फैक्टर किए थे 13 और 14 में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 13 और 14, तो 13 में टूटा था और 14 में टूटा था। तो क्या 13 में से 14 को घटाने पर 1 नहीं मिल जाएगा, तो 14 माइनस 13 बराबर 1। तो जो ये 1 है, ये वाला पद मध्य पद, उसे 13 और 14 में हम लोग तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन है, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं, तो हो क्या जाएगा हमारे पास दो गुणनखंड मिला, दोनों गुणनखंड को हल कर लेते हैं। तो एक गुणनखंड क्या मिला x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14। ठीक, और एक मिला x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब देखिए एक x बराबर क्या मिला 14 और एक x बराबर 13 मिला। हमसे कहा है प्रश्न में कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है, तो ये तो धनात्मक संख्या
संख्या नहीं है, तो हम इसे क्या लेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें मिला क्या हमारे पास x बराबर 13। तो एक संख्या क्या मिल गई, x बराबर 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दूसरी संख्या क्या मिल गई, 14। ठीक है, बात समझ आए कि नहीं, कहीं दिक्कत है बताइए। समझ आया ना, अगर समझ आया तो नोट करिए इसको। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया, उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार से कितना, 7 सेमी अधिक है। अब समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तब अगर अच्छे समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक, और ये क्या है, आधार, और ये कर्ण। तो कहा क्या है कि उसकी ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेमी अधिक है। जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है, कम की बात कर रहा है कि नहीं, तो आधार से 7 सेमी कम है। तो अगर आधार हमको पता चल जाए तो हम ऊंचाई बता सकते हैं कि नहीं। तो अगर आधार x हो, आधार क्या हो, x हो, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7 होगा। बताइए, अगर ये x हो तो ये x माइनस 7 होगा, और ये ऑलरेडी 13 दिया गया है, ठीक। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हल में देखते हैं, हल में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर कहता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें आधार भी पता है, लंब भी पता है, और कर्ण भी पता है। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक। सभी को बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना हो जाएगा, 120 बराबर 0। माइनस 120 मिला, अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो 240 होगा, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 240, और माइनस 240 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है। तो क्या लिख सकते हैं, 240 में 10 घटा दें, तो कौन सा प्लस करें, ये वाला प्लस कर लें, तो क्या मिलेगा, माइनस 14 मिलेगा। ध्यान दीजिए, माइनस 14 मिल रहा है कि नहीं, तो माइनस 14, 240 और 10 में हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x क्या हो जाएगा, 120। तो चलिए कॉमन करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो x माइनस 12, यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस 10, x माइनस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट क्या मिला, 120 सॉरी 12, और यहाँ 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। ये दो गुणनखंड हमको मिले, एक x माइनस 12 और 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। इतनी बातें समझें, इसे हटा देते हैं, हटाकर देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका फैक्टर क्या होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, या इसे हल करते हैं तो 2x प्लस 10 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 5। तो
अभी ध्यान से देखिए कि क्या भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं माइनस में हो सकती हैं, तो ये तो नहीं हो सकती, तो इसे नॉट इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। ठीक, तो जब नॉट इक्वल टू एक्स है तो हमें भुजा क्या मिला, x बराबर 12। तो x बराबर 12 जो मिला वो क्या मिला, आधार, आधार मिला। तो हम आपसे पूछे लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेमी। ठीक, समझ आया कि नहीं। तो आप बता सकते हैं कि इसकी भुजाएं क्या क्या होंगी। भुजाएं, ऊंचाई मिल गया 12 और सॉरी आधार मिल गया 12 और ऊंचाई मिल गया 5। बात समझ आए कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाते हैं। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाते हैं। एक विशेष दिन, उसमें जो कंपनी में देखा गया कि एक विशेष दिन में क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपए में है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। जितने भी बर्तन बने थे, बर्तन में जो नग लगे थे, नग का क्या लागत था, लागत कैसा था, उस दिन का कैसा था, उस दिन जितने भी बर्तन बने थे उससे क्या था, उसके दोगुने से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत क्या था, 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखें कि हल में क्या हो जाएगा कि माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक, इसलिए प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या हो जाएगा कि कहा क्या है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है, रुपए से में उस दिन बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या क्या है, x है, तो इसके दोगुने से 3 अधिक है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि कुल निर्माण लागत उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था, 90 था। तो निर्माण लागत कैसे निकलेगा, बर्तनों की संख्या गुणे नगों का मूल्य बराबर 90। तो क्या हो जाएगा, x² 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, -180, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसे हल कर लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 लाने के लिए कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, माइनस को हटाकर। तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 1, 5, 3 से 5। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो 2 दूनी 4 तेई 12, 5 तेई 15, तो 12 और 15 में टूट जाएगा। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x प्लस माइनस 90 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन है तो x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन है, x प्लस 15 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं क्या है, मान निकालते हैं x का। तो x का मान निकालेंगे तो होगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या था, x प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 12 बराबर 0। यदि हम x प्लस 15 लेते हैं, 0 करते हैं, तो x बराबर क्या मिलता है, -15। ठीक, या 2x माइनस 12 लेते हैं तो 2x बराबर क्या मिलेगा, 12, x बराबर क्या मिला, 6। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या माना है, बर्तनों की संख्या। अगर बर्तनों की संख्या माने, सॉरी, ठीक है,
यदि बर्तनों की संख्या मान के चले तो बर्तन की संख्या क्या माइनस में मिल सकता है? बर्तन की संख्या अभी काउंट करेंगे तो धनात्मक ही तो होगा, तो धनात्मक होगा तो जो ये x होगा, ये x बराबर -15, वह बर्तन की संख्या नहीं होगी। तो बर्तन की संख्या क्या मिल गई? बर्तन की संख्या बराबर क्या मिला? 6। अगर हमसे पूछा है प्रत्येक नग का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक नग का मूल्य क्या हो जाएगा? नग का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x + 3, 2x + 3 होगा कि नहीं? तो 2 × 6 + 3, 12 × 3 18 रुपये। 18 रुपये प्रत्येक नग का मूल्य है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो नोट करिए आप लोग।